आइए आज हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, कूलोम से संबंधित है। किससे संबंधित है? कूलोम और से। देखिए कूलोम के ठीक बगल में आवेश दिया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा कि कूलोम जो है वो किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है। आवेश का अंग्रेजी होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। आप जो बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें आपको ये लिखा रहता है प्लस और माइनस। तो जहाँ प्लस होता है तो वो होता है धन आवेश, और जहाँ माइनस होता है वो होता है ऋण आवेश। तो आपको प्लस माइनस वाले जगह पर जो चुट्टा लगाते हैं, चुट्टा ही ना, या तार जोड़ते हैं, पहले आता था ना बैटरी में चुट्टा लगता था। आप लोग देखे कि नहीं देखे नहीं पता, तो पहले जो आता था बैटरी उसमें चुट्टा लगाया जाता था, तार में कनेक्शन रहता था। तो कहने का मतलब यदि प्लस माइनस वाला जगह पर आप तार को लगाएंगे तो आपका बल्ब जलेगा या कोई भी यंत्र चलेगा आपका। तो कोई भी यंत्र कब चलेगा? जब आपका बैटरी चार्ज रहेगा तभी तो चलेगा। तो चार्ज रहेगा मतलब कि उस पर आवेश रहेगा तभी तो चलेगा। चार्ज का मतलब आवेश। तो याद रखिए कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, जो कि बैक के क्लास में भी ये चर्चा हुई थी। ठीक है, तो देखिए कूलम्ब के ठीक बगल में आवेश है, तो याद रखिएगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी होता है। तो देखिए एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होता है? प्रश्न यहाँ पर यह है कि एक कूलम्ब आवेश होता है। ठीक है, तो एक कूलम्ब आवेश बराबर जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर। क्या होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर। तो इसको आप याद कर लीजिए। देखिए इसको याद रखना बड़ी ही आसान है। एक कूलम्ब आवेश पूछ रहा है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर क्या होगा। ठीक है, तो एक कूलम्ब आवेश बराबर जो होगा 6.25 × 10⁻18 होगा। देखिए 6.25 को उम्र में सोच लीजिए 625। 625 में आप क्या कर दीजिए, 25 के पीछे दशमलव डाल दीजिए, तो 6.25 हो गया। अब गुने इसके बाद है आपको 10⁻18। ऐसा सोच लीजिए कि आप बैटरी जो चार्ज कराने के लिए जाइएगा तो बैटरी आपको चार्ज हो जाएगा, तो 10 रुपया उसको आप दीजिएगा, और 10 रुपया जो आप दीजिएगा तो आपका बैटरी कितना देर चलेगा? तो 18 घंटा चलेगा। ऐसा सोच लीजिए। तो बताइए कि एक कूलम्ब के बारे में जो बताए को 625 बोले थे याद रखने के लिए। 625 में 6.25 गुने 10 रुपया देंगे इसलिए 10, और 18 घंटा चलेगा इसलिए 18, यानी कि 10⁻18। और उसका मात्रक जो होता है, मतलब उसको जो हम लोग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन, लिखा है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर। इसमें इलेक्ट्रॉन पर कट कर दीजिए, बस इतना याद रखिए। एक कूलम्ब बराबर कितना होता है? अब याद हो गया होगा आप लोग को। 6.25 × 10⁻18। बहुत अच्छा। तो बताइए कि कूलम्ब जो है वो किसका मात्रक है? आवेश का। वेरी गुड। आवेश का अंग्रेजी क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, पर्वतों पर जल कितने तापक्रम पर उबलने लगता है? देखिए जब आप पर्वत पर चढ़ेंगे तो पर्वत पर चढ़ने के बाद आपको वायु कमता है, और वायु कमने से क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा लगता है। आप ही बताइए, जब गर्मी ज़्यादा, वहाँ का वातावरण गर्म होगा तो आपका खाना वहाँ जल्दी पकेगा कि लेट से पकेगा? जल्दी। अगर नहीं समझ में आया तो ये समझिए कि वातावरण जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहेगा वहाँ पर चाय अगर बना करके रख देंगे तो चाय जल्दी ठंडा होगा कि देर से ठंडा होगा? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंडा के महीने में आप लोग गौर कीजिएगा कि चाय बना कर रख दीजिए, जैसे जब तक चूल्हा पर से आप दरवाज़ा पर मतलब देने के लिए जाएंगे तब तक में पता चलता है कि चाय आधा ठंडा हो गया। ऐसा आप गौर किए हैं कि नहीं? नहीं किए हैं तो ऐसा गौर कर लीजिएगा कि अगर वातावरण ठंडा होगा तो आपका सामान भी जल्दी ठंडा हो जाएगा, यदि वातावरण गर्म होगा तो आपका सामान भी जल्दी ठंडा नहीं होगा। आप यदि भींगे हुए कपड़ा को गर्मी के समय में आप रात में खींच दीजिए, मतलब रात में धुलाई कीजिए और कहीं भी आप पसार दीजिए, रूम में पसारिए, बाहर में पसारिए, कहीं पसारिए, पता चलेगा सुबह में 75% जो है वो सूख जाता है। ऐसा, लेकिन क्या ठंडा के समय ऐसा होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वातावरण ठंडा होता है और गर्मी के समय वातावरण गर्म होता है। क्या रहता है? गर्म। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न था आपका कि पर्वतों पर, देखिए पर्वत है, पर्वत मतलब समझ लीजिए आप यहाँ पर अगर ये भी ट्रिक नहीं समझे तो इतना समझिए कि जब आप पर्वत पर चढ़ेंगे तो सूर्य और धरती की जो दूरी है वो पर्वत पर चढ़ने का नज़दीक होगा कि कम होगा? नज़दीक होगा कि नहीं होगा? हमारे बातों को समझे कि नहीं? देखिए मान लीजिए ये अभी ये छत का एरिया है, इस छत के एरिया पर अगर नीचे से हम इसको छूना चाहेंगे तो नहीं छू पाएंगे। बेंच पर चढ़ के यदि छुएंगे तो तुरंत छू लेंगे, क्योंकि उसकी दूरी क्या होता है? कम जाता है। तो वही बात है, जब सूर्य से आपकी दूरी जब कमेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कमेगा?
बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब खाना जल्दी पकेगा कि देर से पकेगा? जल्दी पकेगा। तो बताइए अब कि पर्वतों पर जल, देखिए अभी जो आप खाना बनाते हैं तो कितना डिग्री पर आपका जल उबलता है पता है आपको? जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप पर्वत पर चले जाइएगा तो आपका जल 100 डिग्री नहीं भी जाएगा, मतलब 100 डिग्री से नीचे ही रहेगा, तो आपका जल क्या होगा? गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? अभी आप जो खाना बनाते हैं तो जल कितना डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पर्वत पर जाएंगे तो 100 डिग्री से कम ही रहेगा आपका टेम्परेचर, तो आपका जल उबलने लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पर्वत पर गर्मी ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा। ये सब समझ में आ गया ना। चलिए, तो वही लिखा है कि पर्वतों पर जल कितने तापक्रम पर, मतलब कितने टेम्परेचर पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर वह 100 डिग्री से नीचे पर वह उबलने लगेगा। नहीं समझ में आया? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बोयल का नियम। किसका नियम है? बोयल का नियम। हम आपको बताए थे, पीछे क्लास में भी हुआ था बोयल का नियम। और बोयल के नियम में आपको हम बताए थे कि बोयल का नियम जब भी आए तो आप लोग एक ही बात याद रखिएगा कि हम लोग जब किसी चीज़ को बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग मतलब उबालते हैं, तो उबालने के लिए आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर मतलब तापमान चाहिए। तो इसलिए याद रखिए, हम आपको बताए थे कि जब भी बोयल का नियम प्रश्न में आए तो आप एक ही चीज़ ढूंढिए कि बोयल मतलब उबालना, और उबालने के लिए आपको टेम्परेचर देना जरूरी है। इसलिए आप तापक्रम को ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा, जहाँ पर तापक्रम होगा उसको आंखों को बंद करके मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए, अगर कहीं पर बोयल का नियम रहेगा तो आप आंसर क्या ढूंढिएगा? तापक्रम। बस इतना ही ताप ढूंढिएगा और कुछ भी ज़्यादा आपको समझना नहीं है। तो बताइए कि बोयल का नियम जो है, बोयल का नियम प्रयोग योग्य है तो स्थिर तापक्रम पर। इसमें बस ताप याद रखिए, आपका काम बन गया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है एक सूची छिद्र कैमरा के लिए, है ना, प्रकाश, एक सूची छिद्र कैमरा के लिए प्रकाश सीधी रेखा में भ्रमण करता है। ठीक है, एक सूची छिद्र कैमरा के लिए प्रकाश किस रूप में भ्रमण करता है? सीधी रेखा में। ठीक है, एक सूची छिद्र कैमरा के लिए प्रकाश सीधी रेखा में भ्रमण करता है। इस प्रश्न को आप लोग फिलहाल छोड़ दीजिए, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और ये जो अभी प्रश्न आ रहा है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले एक प्रश्न बन रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12। क्या होता है? 9.46 अब देखिए, प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है ना, जरा वर्ड पर ध्यान दीजिए। प्रकाश वर्ष है तो वर्ष, एक वर्ष में कितना महीना? एक वर्ष में 12 महीना। तो इसलिए याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो है सो 12 महीना, तो 12 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर याद कर लीजिए अब कि 9.46 गुने 10 के पावर 12। 9.46 गुने 10 के पावर 12 याद रखिएगा। यह किसका ये मतलब किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12। और किलोमीटर में हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। किसमें ज्ञात करेंगे? किलोमीटर। बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि प्रकाश वर्ष क्या है, एक प्रश्न बन रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो बताएंगे आप लोग कि प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि विस्थापन, और विस्थापन का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है देख लीजिए। विस्थापन का अंग्रेजी क्या होता है? डी होता है। क्या होता है? डी होता है। बल का अंग्रेजी क्या होता है? एफ होता है। देखिए, बल तो बिल्कुल याद हो ही जाएगा क्योंकि बल का अंग्रेजी होता है एफ। एफ मतलब होता है फोर्स। एफ मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, तो कहता है विस्थापन और बल की दिशा में, विस्थापन बल की दिशा में है। विस्थापन जो है किसकी दिशा में है? बल की दिशा में है। तो किया गया कार्य जो होगा वो कैसा होगा? तो अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। यानी कि यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, क्या किसकी दिशा में हो जरा बताइएगा? विस्थापन यदि बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य किस तरह का होगा? तो बोलिएगा कि अधिकतम और धनात्मक होगा। क्या होगा? अधिकतम। प्रश्न क्या था? यदि विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में हो तो आपका जो कार्य होगा वो कैसा होगा? अधिकतम और धनात्मक होगा। अधिकतम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
मैक्सिमम। क्या कहते हैं? मैक्सिमम। और धनात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। ये आपको पहले से भी पता है। जरा ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन। 600 न्यूटन है। देखिए 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? हम आप लोगों को क्या बताए थे? 6 से आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो 6 से भाग दीजिए ना, 600 में कितना होगा? 100 होगा ना। तो ये प्रश्न याद करने वाला है कि न्यूमेरिकल बनाने वाला है? दिमाग में थोड़ा सा याद रखना था, बस 6 से भाग देना है। 6 से भाग देंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। हो गया, बात खत्म। अगला प्रश्न है राडार। क्या लिखा हुआ है? रडार। राडार। राडार, ये राडार जो है आपको, ये रडार निकाय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए रडार का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंग पर। किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर। रडार निकाय का प्रयोग जो किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग पर। चुंबकीय क्षेत्र में। फटाफट नहीं बोलिए, देखिए फटाफट भी बोलना है लेकिन मतलब स्थिति के अनुसार। जब आप प्रश्न को पहले बार पढ़ रहे होते हैं उस समय आप प्रश्न को जरा धीरे से पढ़िए, आंसर को थोड़ा धीरे से तोड़ के बोलिए, वो आपको याद रहेगा। तेजी से बोल दीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, वो आपको याद नहीं होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्या बोले हम? विद्युत चुम्बकीय तरंग। फिर गलत बोले आप लोग। विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। तो बताइए कि रडार का प्रयोग, देखिए रडार निकाय है, निकाय को कट कर दीजिए। रडार का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में। ठीक है। रडार का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में। तो बताइए रडार का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, तरंग में। तो बिल्कुल सही है। देखिए हम कल बताए थे कि ऐसा एक जंतु का नाम बताइए जो जिसके पास आँख नहीं है लेकिन आँख का यूज वह अपने ध्वनि से करता है। चमगादड़। ठीक है। तो देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं भाई? क्योंकि उनका मार्गदर्शन जो होता है वो परासर्व तरंगों के द्वारा होता है। मार्ग मतलब होता है रास्ता, यानी कि वो जो रास्ता अपने रास्ता पर जाता है वो किसके माध्यम से? ध्वनि के माध्यम से। और वह कैसी ध्वनि सुनता है? तो परासर्व ध्वनि सुनता है, यानी कि परासर्व तरंग को सुनता है। याद रखिएगा कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वह परासर्व तरंगों को सुनता है और जिसके कारण से वह एक जगह से दूसरे जगह जाता है। नहीं समझ में आया मेरा बात? जी। ठीक है, चलिए। किस ग्रह की घूर्णन और परिक्रमण की अवधि समान है? कहता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घूर्णन और परिक्रमण ये दोनों की अवधि मतलब होता है समय। अवधि मतलब क्या होता है? समय। तो देखिए घूर्णन समझ लीजिए और परिक्रमण समझ लीजिए, बताते हैं। घूर्णन का मतलब होता है जैसे साइकिल में लगा हुआ है आपको चक्का, और वो चक्का किस पर सेट रहता है? वो जो चक्का सेट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूरा। यानी कि उस धुरी पर जो चक्का नाचती रहती है। देखिए ये धुरी स्थिर है, इस पर चक्का ऐसे नाच रहा है। देखिए ये धुरी स्थिर है, इस पर चक्का ऐसे, मान लीजिए ये चक्का है मेरा हाथ, ये चक्का क्या हो रहा है? नाच रहा है। तो जब ये एक ही धुरी पर नाचेगा उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। और कभी आप लोग मंदिर के चारों ओर इधर उधर मतलब घूमते हुए किसी को देखे होइएगा तो लोग क्या बोलते हैं उसको? परिक्रमा। तो जो मंदिर के चारों ओर घूमे तो क्या आप एक धुरी पर थे? नहीं। आप धुरी से हट के थे। धुरी से हट के थे, उसके चारों ओर आप घूम रहे थे, वो उसको कहते हैं हम लोग परिक्रमण कहते हैं। और यदि आप एक ही धुरी पर रहेंगे, जिस तरह से साइकिल का चक्का धुरे पर सेट रहता है, उस चक्का चलती रहती है, तो हो गया घूर्णन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिन और रात किसके कारण से होता है तो बोलिएगा घूर्णन गति के कारण से। लेकिन अगर परिक्रमण की बात होगी तो परिक्रमण जो होता है वो आप जो चक्कर लगाता है 365 दिन में लगाता है, मतलब एक साल में एक बार परिक्रमण पूरा होता है। किसका? पृथ्वी पूरा घूमता है। लेकिन अगर घूर्णन की बात होगी तो घूर्णन मात्र 23 घंटा कुछ मिनट में हो जाता है, यानी कि 24 घंटा में हो जाता है। तो बताइए घूर्णन में अधिक समय लगा कि परिक्रमण में? परिक्रमण में। और दिन रात किसके कारण से होगा? समझ में आ रहा है ना? और मौसम में जो परिवर्तन होता है, आप देखिएगा एक साल के बाद दूसरा मौसम आता है। या आप बोलते होंगे कि 6 महीना ठंडा रहता है, 6 महीना रात ये गर्मी रहता है, आप ऐसा बोलते हैं ना, यानी कि मौसम परिवर्तन होता है ना, वो किसके कारण से? वो होता है भाई परिक्रमण के कारण से। तभी तो बोले कि इसमें लंबा टाइम लगता है, तभी तो 6 मंथ के बाद दूसरा मौसम आता है। लेकिन घूर्णन तुरंत हो जाता है ना, तो इसलिए दिन और रात तुरंत डेली नहीं होता है 24 घंटा पर। नहीं समझ में आया मेरा बात? फिर भी चलिए,
तो बताइए दिन और रात किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। और मौसम में परिवर्तन किसके कारण? तो परिक्रमण के कारण से। ठीक है, हम आपको क्या बताइए, आप कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मंदिर में जब आप घूमने के लिए गए होंगे, परिक्रमा करने के लिए गए होंगे, तो क्या एक ही लाइन पर आप परिक्रमा करते रहते हैं? कभी कभार कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो थोड़ा आप दूर भी हट जाते हैं ना। तो जब दूर हटते हैं इसका मतलब आपकी दूरी बढ़ेगी ना। नहीं समझ में आया? अब जरा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर जो है मान के चलिए ये एक मंदिर है, मान लेते हैं ये एक क्या है? मंदिर है। अब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलिए ये मान लीजिए एक मंदिर है। ठीक, तो ये जो मंदिर है अगर कोई व्यक्ति ऐसे घूम रहा है तो कभी कभी ये दूरी भी बढ़ जाती है इसकी। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कभी कभी? और तो ऐसे घूमने में ज़्यादा समय लगेगा कि कोई व्यक्ति यदि अपनी दूरी पर सेट है, ऐसी पर ऐसे घूम रहा है, तो देखिए ये दूरी जितना बढ़ेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। ये देखिए ये जितना नज़दीक आएगा उसको ज़्यादा मतलब कम टाइम लगेगा, फिर नज़दीक आएगा फिर कम टाइम लगेगा। मतलब जितना छोटा वृत्त बनेगा उतना कम टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन यही घूर्णन पर करेगा तो ये काम जल्दी पहले होगा ना, लेकिन परिक्रमा करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा ना। तो बताइए दिन और रात का डेली तो होता है, तुरंत होता है ना। तो 12-12 घंटा पर होता है कि नहीं? 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। तो ये किसके कारण से? ये अपने अक्ष पर ही घूमती है, तो ये उसको हम लोग घूर्णन गति कहेंगे। और जब परिक्रमण की बात होगी तो परिक्रमण 1 साल में पूरा होता है धरती का। 365 दिन 6 घंटा कुछ सेकंड में होता है। परिक्रमण 23 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि परिक्रमण में समय ज़्यादा लगता है लेकिन घूर्णन में समय कम लगता है। दिन और रात किसके कारण से होता है? और मौसम में बदलाव किसके कारण से होता है? समझ में कुछ आया? लेकिन अभी जो आपका प्रश्न आ रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको घूमने में भी उतना ही समय लगता है और परिक्रमण में भी इतना ही समय लगता है? प्रश्न समझ में आया अब कि नहीं आया? पूरा समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन भी बराबर और परिक्रमण ही बराबर? यदि घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर होगा तो वो उस ग्रह का नाम क्या है? यूरेनस। क्या नाम है? यूरेनस। यानी कि यूरेनस ग्रह जो है इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्या है? बराबर है। अब देखिए, अब आप लोग फंसिएगा बहुत ज़्यादा कि ऐसा कौन सा ग्रह था, तो इसमें जरा आप लोग ट्रिक लगा लीजिए कि इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर है। इसमें आप लोग ट्रिक, चलिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं। देखिए घूर्णन और परिक्रमण की अवधि मतलब समय दोनों बराबर होगा, तो उस किसका होगा? यूरेनस का होगा। देखिए बोलिए आप लोग, यूरेनस। देखिए यू मतलब तुम या आप होबे करता है, साथ में रे बोलते हैं। रे लड़का इधर आओ, रे बुआ कतक गल चली। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग जब रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वरिष्ठ है, उसको भी यदि हम रे बोल देते हैं तो इसका मतलब जो छोटा को हम समझे वही बड़ा को भी हम समझ लिए। मान के चलिए जानबूझ के बोले या हम धोखे से ही उसको रे बोल दिए, लेकिन रे उसको बोल दिए तो आपके लिए दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी कि छोटा भी इंसान था आपसे, उसको भी आप रे बोल दिए, बड़ा इंसान को भी आप रे बोल दिए, तो दोनों क्या हो गया? बराबर। तो इसलिए जैसे रे वाला बताएगा तो हम लोग सोचेंगे कि अगर हम किसी को रे बोल देंगे तो वो हमको क्या बोलेगा कि रे लड़का तुमको हम वो फलाना आदमी दिखाई दे रहे कि उसको भी तुम रे बोलता था, हमको भी तुम रे बोल दिया, उसको और हमको दोनों को तुम बराबर ही समझ लिया। ऐसा बोल करके भाषा में ऐसा देखने को सुनने को मिलता कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो बस इसी ट्रिक को याद कर लीजिए कि जैसे रे बोलेंगे तो कोई आदमी हमको ये बात कहेगा, इसीलिए याद रखिए कि छोटा और बड़ा अर्थात घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर किसका होगा? यूरेनस का होगा। किसका होगा? यूरेनस का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम अभी आपको बताए हैं कि घूर्णन काल और परिक्रमण काल, इस दोनों में अंतर है। और घूर्णन काल के कारण, घूर्णन गति के कारण से क्या होता है? और परिक्रमण गति के कारण से मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है। और आपको ये भी प्रश्न बताया है कि किस ग्रह का घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों बराबर है, तो किसका है? अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज क्या चीज है? फ्यूज का कार्य क्या होता है? अब बताइए, फ्यूज समझते हैं क्या होता है? क्या होता है फ्यूज? आप जो घर में बोर्ड में लगा हुआ रहता है, जिसमें आपको तार जो लगा रहता है छोटा सा,
जैसे ही कहीं पर आपको शॉर्ट सर्किट लगता है तो वो गल जाता है। तो हमें आपको फ्यूज तार के गलनांक के बारे में और गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, गलनांक प्रतिरोध के बारे में बताए थे। तो गलनांक उसका क्या होता है? कम होता है। जी। और प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। ये बताए थे ना। तो प्रश्न जो आपका है यहाँ पर कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग क्या कीजिए, विद्युत परिपथ में इसको आप कट कर दीजिए। भाई फ्यूज का यूज कोई अगर कहेगा कि जानवर पैखाना खाता है, ये सॉरी आदमी पैखाना खाता है, तो ये उचित है? नहीं है। तो वही बात है कि फ्यूज कहाँ लगेगा? बिजलिए में लगेगा। तो हम झूठे ला इसको क्यों याद करें, बच्चा को दिमाग डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप लोग बस इतना याद कीजिए कि फ्यूज का कार्य क्या होता है। और देखिए ये फ्यूज आपका जो ये होता है स्टेबलाइजर, उसमें भी होता है, इन्वर्टर में होता है, आपका जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल चार्जर, उसमें भी होता है। फ्यूज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब में फ्यूज होता है। ये फ्यूज का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी कहीं पर शॉर्ट सर्किट लगे, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट, शॉर्ट सर्किट का मतलब यदि किसी व्यक्ति को बिजली लग जाए या कभी कभी देखिएगा दो तार एक ही में सट जाता है, तो उससे आपको जो शॉर्ट सर्किट हो तो कोई सामान नहीं जले, इसलिए फ्यूज उड़ जाता है अपने आप की, कोई सामान बच जाए नहीं जले। ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। इसका कार्य है अतिभार। अतिभार का मतलब जितना भी लोड है ना सब उस पे रहता है उस पर। तो अगर अतिभार पड़ गया, आप देखिएगा कि कभी कभी अगर वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, आपका फ्यूज अपने आप उड़ जाता है। तो वही बात है कि अतिभार, यानी कि अतिभार का मतलब यदि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, उस समय आपका फ्यूज तो उड़े ना उड़े, लेकिन आपके अगर बटन चालू है, बोर्ड का बल्ब का लाइट जली हुई है, तो बल्ब क्या होता है? उड़ जाता है। अगर मोबाइल लगी ऐसा होता है ना। तो वही बात करता है कि जब अतिभारण हो जाए, यानी कि जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाए, उस समय परिपथ को तोड़ने का काम करता है। जरा समझ लीजिए, प्रश्न याद ही हो जाएगा, हम आपको बताते हैं फिर से एक बार। फ्यूज लगा हुआ रहता है और उस फ्यूज में देखिएगा एक ही तार जो है ऊपर नीचे कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा या कहीं पर शॉर्ट सर्किट लगा, जब वो तार गल जाएगा तो गलने के बाद क्या बल्ब जलता है? नहीं, टूट जाता है। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि उसका रास्ता जो होता है ना वो टूट जाता है। तो जब रास्ता टूट जाएगा तो बल्ब कैसे जलेगा? तो इसलिए याद कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि फ्यूज का कार्य क्या होता है। तो याद कीजिएगा कि फ्यूज का कार्य होता है अतिभार और लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना। अब इस चीज़ को आप लोग फटाफट से रटिए, 2-4 बार इसको पढ़िए। तो बताइए एक बार फटाफट से आप लोग बिना देखे कि फ्यूज का कार्य क्या होता है। बहुत अच्छा, यानी कि अतिभार और लघुपतन की स्थिति में आपको परिपथ को क्या करने का काम है? तोड़ने का काम है, उसको वो तोड़ देता है। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्यास्त के पहले बताइए, सूर्यास्त मतलब क्या होता है? बताइए सूर्यास्त मतलब सूर्यों का अस्त। ठीक है। तो सूर्यास्त से पहले मतलब सूरज को डूबने से पहले सूरज आपको गहरा नारंगी लाल रंग का दिखता है। ये बात सही है कि गलत है? सही। गहरा नारंगी लाल रंग का दिखता है, तो उसका कारण क्या है बताइए। तो देखिएगा आप लोग, उसके प्रकाश को ज़्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है, बस एक ही बात याद रखिए, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। इस सब को कट कर दीजिए, आप लोग सबको कट कर दीजिए। एक ही बात याद रखिएगा कि सूर्यास्त के पहले आपको सूरज का रंग गहरा नारंगी और कैसा दिखता है? नीला लाल। गहरा नारंगी और लाल जो दिखता है वो आपको किसके कारण से? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण से? किसके कारण से? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है आपका पहाड़ी। अच्छा चलिए पीछे से एक प्रश्न पूछते हैं कि आप यदि पर्वत पर चले जाएंगे खाना बनाने तो वह कितना डिग्री पर पानी उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि नीचे। ठीक है। अगला प्रश्न है पहाड़ी
सर के सीधी ऊपर नहीं जाती है। सही बात है। कभी आप पहाड़ी एरिया में जब जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे, आप तो गए हुए हैं पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया में जाने का देखिएगा कि सड़क जो है ना जिस तरह से अभी सीधा बना हुआ है, पहाड़ी एरिया में आपको सीधा सड़क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पश्चिम बंगाल की तरफ आप जाइएगा, उधर सिल्लीगुड़ी सिक्किम जो घूमने का कहीं मौका मिले तो उधर देखिएगा कि जलेबी के जैसे रास्ता सब रहता है। मतलब कि समझिए ना कि इतना टर्निंग रहता है कि आपको रास्ते में वोमिटिंग इतना ज़्यादा होगा कि मत पूछिए। तुरंत समझिए कि 100 मीटर पर रास्ता जो है टर्निंग, 100 मीटर पर, 200 मीटर पर, 100 मीटर पर। देखिए जरा ध्यान दीजिए कि पहाड़ी के सड़कें, मतलब पहाड़ी एरिया में सड़क जो है ऊपर नहीं, सीधे ऊपर नहीं जाती है। वह सीधे ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है भाई? बल्कि घूमती हुई ऊपर जाती है। क्यों? तो घूमती हुई सड़कों पर गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब घूमती हुई सड़क पर यदि गुरुत्वाकर्षण की बात हो तो गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए अधिक बल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि कम बल की आवश्यकता होती है। इसीलिए ठीक है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको घुमावदार सड़क बनाया जाता है। किस इलाका में? पहाड़ी इलाका में। पहाड़ी इलाका में सीधा सड़क क्यों नहीं बनाया जाता है? तो बोलिएगा कि गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए, क्या बोलिएगा जरा? गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए, गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। चलिए समझ में अब आ गया होगा आप लोगों को। तो बस याद भी हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? जी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। हम आपको बैक के क्लास में ही बताए थे, बैक के क्लास में 2 दिन पहले बताए थे कि किसी ठोस को जब गर्म करते हैं तो पानी जैसे नहीं बनता है, वह गैस के जैसे उसमें से भाप निकलने लगता है। और उदाहरण भी बताए थे कि यदि आप चीनी को या नमक को आप जो रखेंगे तावा पर तो वह सीधे भाप बन के निकलता है। नहीं बताए थे आप लोगों को? और उसका उदाहरण बताए थे आपको कि ठोस से सीधे गैस में बदलना वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो उर्ध्वपातन। उसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी। तो बताइए ठोस से गैस में बदलना क्या कहते हैं उसको? अगर कहेगा कि कपूर को किस विधि से वाष्पित किया जाता है? नमक को विधि से। ठीक है, चलिए वह प्रक्रिया जिसमें, इसको याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें एक को हटा दीजिए, ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। परिवर्तित मतलब बदल जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये मोस्ट पीवीआई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की औसत दूरी होती है? कहता है कि एक खगोलीय मात्रक जो है, एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की औसत दूरी होता है? तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक किन के बीच की दूरी होती है? पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी होती है। तो बताइए पृथ्वी का घूर्णन काल क्या होता है? मतलब वह कितने समय में घूम लेता है? परिवर्तन काल पृथ्वी 24 घंटा में ना। एक चक्कर जो पूरा करता है 24 घंटा में ना, और परिक्रमा 365 या 66 दिन में। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? यह प्रश्न भी बैक क्लास में हुआ है जी। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो उष्मीय ऊर्जा के रूप में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? आप लोग इस चीज को रटिए कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में निकलती है। इसको फटाफट से 4-5 बार जल्दी से रटिए। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन हमारे क्लास को देख रहे हैं वो भी इसको रटेंगे। जब जब प्रश्न पूछते हैं तब तक बोलते भी रहेंगे। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? देखिए एक रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में, रेफ्रिजरेटर से कुछ याद आया? फ्रीज। एक फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ की मोटी परत
उपयोगी नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि उष्मा के कुचालक होने के कारण से वह ठंडा करने की गति को धीमी कर देती है। ठीक है, बर्फ की मोटी परत, इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए, ये प्रश्न है ना परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सिरे तक पानी से गिलास भरे। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इससे पहले भी एक बार चर्चा किए थे इस प्रश्न पर कि यदि एक गिलास आप पानी ले लीजिए और उसमें आप एक बर्फ ला करके रख दीजिए तो पानी का लेवल बढ़ेगा कि कमेगा? कमेगा। कमेगा। आपको तो पढ़ाए थे बहुत अच्छा से और इनको भी पढ़ाए थे, बताए थे कि न बढ़ेगा न कमेगा, उतना ही रहेगा। उसी में घुल जाएगा। ठीक है ना, वो घोले चाहे जो कुछ भी हो, जब उसमें बर्फ डालेंगे ना तो वो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा ना कमेगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? जितना रहेगा बोतल लेके आइए, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न है आपका, सिरे तक पानी से भरे गिलास लीजिए और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा आप डाल दीजिए। बर्फ आपका तैर रहा है, जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद जल का स्तर क्या है, उसमें परिवर्तन होगा? वही तो बोलेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल का जो स्तर था, मतलब जहाँ पर था उसका, जहाँ तक पानी था वह पानी वहीं तक रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, न बढ़ेगा न कमेगा। मेरा बात समझे कि नहीं समझे? प्रश्न बार बार पूछता है, स्पीड का प्रश्न ये। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए एक रूप मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि चुंबक के कितने ध्रुव? दो ध्रुव। तो कहता है कि एक रूप, तो एक रूप का मतलब क्या हुआ? एक चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव और दूसरा का भी उत्तरी ध्रुव, या फिर एक चुंबक का भी दक्षिण ध्रुव तो दूसरा का भी दक्षिण ध्रुव, तो वही एक रूप हुआ ना। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती है तथा समान दूरी पर होती है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, रटिए इसको। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती है? चलिए इसको रटिए आप लोग फटाफट से। ठीक है, तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं कैसी होती है? प्रश्न के साथ जरा बोल के दिखाइए आप लोग। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं बल की रेखाएं आपस में एक चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होता है। बहुत अच्छा। अब चलिए, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कैलिडोस्कोप। ठीक है, तो छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो यंत्र है, देखिए इसको ऐसे याद कीजिए, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में जो लाया जाने वाला यंत्र है, यंत्र मतलब मशीन, उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप कहते हैं। बैक के क्लास में बहुत अच्छा से डिस्कस किए थे, बताए थे, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम इस पर चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, और ये प्रश्न भी पीछे के क्लास में आया था कि मछलियाँ जमे पानी के झील में जीवित रह सकती है? क्यों रह सकती है? क्योंकि झील के तली का पानी जमता नहीं है। क्योंकि झील के तली का पानी जमता नहीं है। ये भी प्रश्न रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तेज चलने वाले रेल इंजन, ये भी प्रश्न आया था। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह और अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। यह किसका प्रभाव है? डॉपलर का प्रभाव। आपको बताए थे पीछे क्लास में, ये भी रिपीटेशन है कि जब भी आपको यहाँ उदाहरण ले लिया है ट्रेन का, कि जब ट्रेन स्टेशन पर आती है तो आरोह अवरोह करती हुई, तो आरोह अवरोह क्या करती है? उसका आवाज, ध्वनि, साउंड। तो इसलिए जब ध्वनि वाला बात कहीं पर चर्चा रहे कि ध्वनि आरोह अवरोह की चर्चा हो, वहाँ पर आप डॉपलर का प्रभाव मारिएगा। कौन सा प्रभाव मारिएगा? डॉपलर का प्रभाव आप लोग मारिएगा। ज़्यादा कुछ भी इसमें प्रश्न को आप लोग मत पढ़िएगा, जब भी याद कीजिएगा तो प्रश्न को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है, ध्वनि का आरोह और अवरोह। किसका? ध्वनि का आरोह अवरोह। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज का यदि आरोह अवरोह होगा तो आप समझ लीजिए कि डॉपलर प्रभाव मान लीजिएगा। तो बताएंगे आप लोग कि जब ध्वनि का आरोह और अवरोह का चर्चा होगा तो कौन सा नियम? डॉपलर का प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक कृत्रिम पृथ्वी का उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। ये प्रश्न भी आया था। एक कृत्रिम पृथ्वी का उपग्रह, बिल्कुल, एक कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है किस पर करता है? तो पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर। ये पृथ्वी का है ना, इसको कट कर दीजिएगा।
एक कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल जो निर्भर करता है वो किस पर? पृथ्वी इसकी दूरी पर। तो कृत्रिम मतलब क्या होता है ये बताइए। कृत्रिम का उल्टा क्या होगा? प्राकृतिक होगा। ठीक है, चलिए। तो एक कृत्रिम उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, देखिए परिक्रमण काल है, ध्यान समझ रहे हैं ना। परिक्रमण काल का मतलब कैसे, जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं मंदिर से हट के। और घूर्णन मतलब जब एक ही धुरी पर, जिस तरह से साइकिल का चक्का चलता है। ठीक है, तो एक कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी जल से उसकी दूरी पर। पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर। देख करके फटाफट तेजी से बोलिए। पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर। पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर। अगला प्रश्न है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, ये प्रश्न भी पीछे हम लोग पढ़े थे, यानी कि ये सब रिपीटेशन है। जब एक जहाज समुद्र में प्रवेश करता, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो बताए थे कि समुद्र में आपको जल की मात्रा घनत्व, समुद्र में क्या रहता है? नमक की मात्रा, और उसके कारण से जी, तो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह ऊपर उठकर प्लवमान होता है। तो प्लवमान मतलब उपलाता रहता है, बताए थे पीछे क्लास में भी। वो क्यों उपलाता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो आपको अधिक होता है, जबकि उस जहाज का घनत्व जो होता है वो कम होता है। इस वजह से वो उपलाता रहता है। बात समझ में आ गया? तो वही लिखा है कि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कौन सा प्रश्न का ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा था वो भी आप जरूर बताइएगा।